गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका साइंस गुरुकुल नारायणपुर के इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हम देखेंगे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से अगर देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की रस समीकरण मिति या अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। क्या होती है अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री? देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे ये है CH4 का दहन होता है तो प्राप्त होता है हमें क्या, CO2 और H2O। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण है। ठीक है ना। CH4 मेथेन का दहन हो रहा है, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है, तो हमें प्राप्त होती है CO2 और H2। इस समीकरण को संतुलित करें तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2H2, 2 दूनी 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 इधर 2 इधर 4, तो इधर हो जाएंगे 2 ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि मेथेन जो गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन जो गैसीय अवस्था में है, के 2 मोल से क्रिया करके CO2 का 1 मोल और H2O के 2 मोल प्राप्त हो रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का मतलब क्या है, ये जो संख्याएं अभिकारक और उत्पाद के साथ जो संख्याएं लिखी होती है ना, उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। जैसे मेथेन के साथ संख्या कितनी है, 1 मेथेन है, 1 CH4 है, इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो गया। 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 हो गया। CO2 1 है, इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 हो गया। और यहाँ संख्या 2 लिखी है, इसका मतलब इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 हो गया। और ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, ये अभिव्यक्त करता है किसको, मोल संख्या को। किसको अभिव्यक्त करता है, मोल संख्या को। ठीक है, तो हमें अभिकारक और उत्पाद के बीच में मात्रात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है इस संतुलित रासायनिक समीकरण से। और अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन होता है, उसे ही कहते हैं अपन अभिक्रिया की रस समीकरण मिति या अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री। अब देखो, क्या मात्रात्मक संबंध है, समझें इस समीकरण के द्वारा। देखो, ये जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर हो गया तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पर CH4 कितना है, 1, यानी CH4 के कितने मोल हैं, 1 मोल। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यानी ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 2 मोल। CO2 कितने हैं, 1, यानी CO2 के कितने मोल हैं, 1 मोल। H2O कितने हैं, 2, यानी H2O के कितने मोल हैं, 2 मोल। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि 1 मोल मेथेन ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करती है, तो हमें 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O के प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनका ग्राम में या द्रव्यमान की बात करें हम। ठीक है, CH4 का 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से क्रिया करता है, CO2 का 1 मोल प्राप्त होता है, H2O के 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब द्रव्यमान में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको, तो हमने पढ़ा है, हमें पता है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल बराबर होता है उसके ग्राम आणविक द्रव्यमान के। किसके बराबर होता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान।
तो CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 4। 12 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 16 ग्राम। यानी CH4 का 1 मोल का मतलब 16 ग्राम CH4 हो गया। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 16। अब कितने ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर? 2 दूनी 4, यानी कितने हो गए? 64 ग्राम। 2 मोल ऑक्सीजन का मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन। CO2 का 1 मोल का मतलब कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 कितने हो गए? 18। 1 H2O यानी 18। कितने मोल हैं? 2, यानी कितने हो गए? 18 दूनी 36 ग्राम। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान में भी संबंध पता चल रहा है हमें। अभिकारक के और उत्पाद के द्रव्यमानों के बीच में संबंध पता लग रहा है ना। मेथेन का कितना है? 16 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? 64 ग्राम। दोनों क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनती है? 44 ग्राम। और H2O कितना प्राप्त होता है? 36 ग्राम। ठीक है, अब इसको आयतन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि NTP पर यानी सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? NTP पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है? 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। ये ध्यान रखना है। 1 मोल गैस का NTP पर आयतन है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ CH4 कितना है? 1 मोल। कितना आयतन हो गया? 22.4 लीटर। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना हो गया? 2 गुणा 22.4 लीटर। ठीक, यहाँ CO2 कितना है? 1, तो 1 का मतलब 22.4 लीटर। यहाँ H2O के कितने मोल हैं? 2, यानी कितना हो गया? 2 गुणा 22.4 लीटर। अब देखो, तो इससे हमें इस रासायनिक समीकरण से हमें जो एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, इससे हमें पता चल रहा है अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या मात्रात्मक संबंध है। मोल का भी पता चल रहा है हमें। द्रव्यमान अगर कितना अभिकारक का इतना है तो उत्पाद का कितना प्राप्त होगा, ये पता चल रहा है हमें। और इससे हमें आयतन का भी पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको अगर हम समझ गए तो हम जो आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उनको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब इन्हीं पे आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। क्लियर है ना बच्चों? आयतन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? द्रव्यमान में क्या संबंध होगा? मोल है तो ये सारी बातें सरल बातें हैं और समझ में भी आ गई हैं आपको। अब देखते हैं हम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या है? हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से क्रिया होने पर अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी समीकरण दे रखी है। नाइट्रोजन की किससे क्रिया हो रही है? हाइड्रोजन से क्रिया हो रही है। और क्या प्राप्त हो रही है? अमोनिया प्राप्त हो रही है। अब ये क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में कि अगर हमें अमोनिया कितनी प्राप्त करनी है? 200 ग्राम। 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करनी है तो हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है कि 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन
की ग्राम में मात्रा ज्ञात करो। ठीक, बिल्कुल सरल है। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से क्रिया होगी, अमोनिया प्राप्त होगी, जिसकी समीकरण ये है। अब कह रहा है कि यदि अमोनिया हमें कितनी प्राप्त करनी है, 200 ग्राम अमोनिया चाहिए हमें, तो हम कितने हाइड्रोजन का उपयोग करेंगे वो बताओ हमें। कर लेंगे, देखो इस इक्वेशन को लिखे हम, मैं दोबारा नीचे लिख देता हूँ इसको, देखो N2 + 3H2 बराबर 2NH3। अब बताओ आप, यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल हैं, 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल। अमोनिया के कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं, 2 मोल। ये तो पता लग रहा है ना सबको। अब देखो हमें पता क्या लगाना है, 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करनी है और हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा पता लगाओ। तो हमें मतलब किससे, हाइड्रोजन की और अमोनिया की मात्रा में क्या संबंध है, देखो। अब अगर इसको हम ग्राम में लिखें, हाइड्रोजन की मात्रा को किस में लिखें हम, ग्राम में। 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितने ग्राम हाइड्रोजन हो गया, 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए ना इसमें, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6 का मतलब 6 ग्राम। यही हुआ, 6 ग्राम हाइड्रोजन अगर है हमारे पास, तो अमोनिया के कितने ग्राम प्राप्त हो रहे हैं, अमोनिया के कितने मोल हैं, 2 मोल। तो अमोनिया का ग्राम में व्यक्त करो, NH3 का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 14, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इन 14 और 3 17, 2 मोल हैं तो 2 से गुणा हो जाएंगे, कितने, 34 ग्राम। क्लियर, यानी 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम प्राप्त हो रही है हमें, अमोनिया, 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त हो रही है। तो हमें पता लगाना है कि 200 ग्राम, कितनी, 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए कितना हमें चाहिएगा, हाइड्रोजन। 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन की कितनी मात्रा चाहिए। ठीक है, अब देखो 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए, इसको हम इस तरह लिख लें, 34 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन कितना है बेटा, 6 ग्राम। ठीक है, अब गणित के सवाल तो आप सोल्व करते बिल्कुल सरल है। 34 ग्राम प्राप्त करने के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो हम 1 का पता लगाओ कि 1 ग्राम अगर हमें प्राप्त करनी है अमोनिया तो कितना चाहिएगा, 1 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, 6/34, ऐसा ही होगा ना। तो हमें कितनी अमोनिया प्राप्त करनी है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 6/34 गुणा क्या कर देंगे हम, 200। ठीक है, अब इसको सरल कर देंगे हम, 6 × 200/34, यानी 1200 में 34 का भाग देना है। 34 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 2 से काट दो पहले, 2 × 6 12 और 17 दूनी 34। अब 17 तिया 51, बच गए कितने, 9, बन गए 90, 17 पंजे 85, बच गए कितने, 5, 17 दूनी 34, 35.2 ग्राम।
ठीक है, तो अगर हमें 200 ग्राम अमोनिया प्राप्त करनी है तो कितना हाइड्रोजन चाहिएगा हमें? 35.2 ग्राम। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 35.2 ग्राम। भाग दे दिया ना सबने, समझ में आ गया? तो देखो सरल सवाल है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आसानी से हम पता लगा सकते हैं किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो। फिर 570 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन जानते हैं ना, 570 ग्राम ऑक्टेन, ऑक्टेन का सूत्र होता है C8H18 का दहन करना है, यानी इसको जलाना है। दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, मात्रा ग्राम में पता लगानी है। बिल्कुल सरल सवाल है। 570 ग्राम ऑक्टेन है हमारे पास, उसको हम जला रहे हैं, उसका दहन कर लें तो उसके लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। ऑक्टेन C8H18, इसका दहन होगा, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होगी। क्या प्राप्त होगा? जब भी दहन होता है ना किसी भी कार्बनिक यौगिक का, जैसे इसका दहन होगा तो कार्बन तो बनाएगा क्या? CO2, और हाइड्रोजन बनाएगा क्या? H2O। ठीक है, कार्बन तो बदल जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन बदल जाएगा H2O में। अब कितने कार्बन हैं? 8। कितने हैं? 18। ठीक है, अब देखो बराबर करें, अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। कार्बन 8 हैं तो CO2 8 बननी चाहिए, हाइड्रोजन 18 हैं तो H2O 9 बनने चाहिए, 9 दूनी 18। अब देखो ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें? 8 दूनी 16 और 9 25, 25 O2। ऑक्सीजन कितने चाहिए हमें? 25 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अब अगर 25 लिखे तो कितने हो जाएंगे? तो 25 दूनी 50 हो जाएंगे। तो हम क्या करें? इसको तो कर दें 2, इसको 2 कर देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? फिर 16, और ये कितने हो जाएंगे? 18। अब देखो 18 ऑक्सीजन ये हो गए, 16 दूनी 32, यानी 50 ऑक्सीजन हो गए। अभिक्रिया देखो अब संतुलित हो गई। संतुलित अभिक्रिया लिखेंगे तभी हम आगे कर पाएंगे। और अभिक्रिया को संतुलित करना आपने सीखा है क्लास 10th में। ठीक है, अब देखो ये इस अभिक्रिया से, इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है इस समीकरण से? ऑक्टेन के कितने मोल हैं? 2 मोल। जबकि ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 25 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं? 16 मोल। और जल के कितने हैं? 18 मोल। ठीक है, 2 मोल ऑक्टेन से क्रिया करने के लिए 25 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमें यही तो पूछ रहा है वो कि 570 ग्राम ऑक्टेन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो हम पहले ये देखें कि 2 मोल अगर हमारे पास ऑक्टेन है तो हमें 25 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। दिख रहा है हमें, समीकरण से पता चल रहा है। अगर इसको द्रव्यमान में चेंज करें हम, तो ऑक्टेन का द्रव्यमान देखिए, कार्बन का कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1। अब देखो इसका कितना हो जाएगा? 8 कार्बन है तो 12 अंटे 96, यही हो जाएगा। हाइड्रोजन 18 है तो 96 18 कितने हो जाएंगे? 114। यहाँ 2 मोल हैं, 1 मोल का 114 है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 114 यानी 228 ग्राम। इसका मतलब 228 ग्राम ऑक्टेन का दहन हो रहा है। तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए हमें? ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 16 होता है ना, यहाँ 2 है तो 16 दूनी 32,
25 मोल O2 है तो 32 गुणा 25 कर देंगे हम इसको, ठीक है। यानी 25 गुणा 32 ग्राम हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। गुणा कर दो, 25 दूनी 50, आगे 5, 25 × 75 और 5 80, 800 ग्राम, ठीक है। यानी 228 ग्राम ऑक्टेन का दहन करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, 800 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें ऑक्टेन कितनी है हमारे पास, 228 ग्राम। कितनी ऑक्टेन है हमारे पास, 228 ग्राम है, तो हमें 800 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। 228 ग्राम के लिए 800 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 570 ग्राम के लिए कितनी चाहिए। देखो यहाँ से पता चल रहा है, ये समझ में आ गया ना सबको, फिर कुछ भी दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखो, देखो 228 ग्राम ऑक्टेन का दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितनी है, 800 ग्राम। 228 ग्राम ऑक्टेन का दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 800 ग्राम है। अगर हम 1 ग्राम ऑक्टेन का दहन करना चाह रहे हैं तो 1 ग्राम का पता लगाओ पहले, तो कितनी ऑक्सीजन आवश्यक होगी, 800 बटा 228, ठीक है। हमारे पास ऑक्टेन है कितना, जब 1 ग्राम ऑक्टेन का दहन होगा तो इतनी ऑक्सीजन चाहिए। अब हमें करना कितने का है, 570 ग्राम ऑक्टेन का दहन करना है। तो 570 ग्राम ऑक्टेन का दहन करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन 800 बटा 228 गुणा 570, ठीक है। अब इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। कैसे करेंगे, 2 से काट दो, 2 चौका 8, 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, क्लियर। अब देखो 114 में 570 में 114 का भाग दे दो, 5 बार जाएगा। देखो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, कितनी बार आया, 5 बार। 5 को 400 से गुणा कर देंगे, कितने आ जाएंगे, 2000 ग्राम। कितने आ जाएंगे, 2000 ग्राम। अब बताओ, समझ में आ गया ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि 570 ग्राम अगर ऑक्टेन का दहन करना है तो हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, 2000 ग्राम ऑक्सीजन चाहिएगी। आ गया समझ में, हैं। अब देखो और देखते हैं इस तरह का न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो KClO3 के अपघटन से, KClO3 क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है। इसके अपघटन से KCl पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कि 0.1 मोल क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। 0.1 मोल KClO3 से प्राप्त ऑक्सीजन का NTP पर आयतन पता लगाओ। ठीक है, समझ में आ गया ना सवाल। KClO3 का अपघटन हो रहा है, इसकी समीकरण लिखिए हम, KClO3 का अपघटन होता है तो प्राप्त होता है KCl प्लस ऑक्सीजन। इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ आएगा 2 KClO3, 2 KCl, 3O2। ये संतुलित समीकरण हो गई इसकी। अब
हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि यहाँ अगर 0.1 मोल KClO3 है तो ऑक्सीजन का NTP पर आयतन क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे? पहले हम देखते हैं। अब चलो बताओ, यहाँ KClO3 के कितने मोल हैं, कितने हैं, कितनी संख्या है यहाँ पर? 2। इसका मतलब कितने मोल हैं KClO3 के? 2 मोल। ठीक, यहाँ KCl के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 3 मोल। ठीक है ना। 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन होता है तो ऑक्सीजन के 3 मोल प्राप्त होते हैं। 2 मोल से हमें, अगर हम इसका आयतन में कन्वर्ट करें, क्योंकि NTP पर आयतन पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का, KClO3 के तो मोल हैं लेकिन ऑक्सीजन का NTP पर आयतन पूछा जा रहा है, तो इसको आयतन में कन्वर्ट करो। 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना आयतन हो गया ऑक्सीजन का NTP पर? कितना हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन कितना है? 22.4 लीटर, पता है ना मैं। तो 3 मोल ऑक्सीजन का मतलब कितना हो गया? 3 गुणा 22.4 लीटर। समझ गए? यानी 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट है तो हमें कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होगी? 3 गुणा 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। जबकि हमारे पास कितने मोल हैं KClO3 के? 0.1। 2 मोल से इतना हो रहा है। देखो, 2 मोल KClO3 से प्राप्त O2 का NTP पर आयतन कितना है? ये 3 गुणा 22.4 लीटर। ठीक है, 2 मोल KClO3 से 3 गुणा 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। तो 1 मोल KClO3 से कितनी प्राप्त होगी? कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगा? 3 गुणा 22.4 बटा 2। ठीक है, अब हमें पता क्या लगाना है? 0.1 मोल KClO3 से। जब 1 मोल से इतनी प्राप्त होती है तो 0.1 मोल KClO3 से कितनी प्राप्त होगी? क्या करेंगे? 3 गुणा 22.4 बटा 2 गुणा 0.1। ठीक है, काट देंगे इसको, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 11 से गुणा कर देंगे तो 11 तिया 33। 0.1 से गुणा करेंगे तो 3.36 लीटर। क्या हो गई? 3.36 लीटर। समझ में आ गई बात? 0.1 मोल KClO3 से हमें कितनी ऑक्सीजन प्राप्त होगी? 3.36 लीटर। 5। देखो क्या है, 200 ml एसीटिलीन, एसिटिलीन होता है C2H2 का पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक O2 का NTP पर आयतन पता लगाओ। ठीक है, 200 ml एसिटिलीन का पूर्ण दहन करना है तो कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी हमें, ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? देखो, एसिटिलीन का दहन होगा। दहन का मतलब किससे क्रिया होगी? ऑक्सीजन से। और जब दहन होगा तो कार्बन तो किस में बदल जाएगा? CO2 में, हाइड्रोजन H2O में। ठीक है, अभिक्रिया को क्या करेंगे? संतुलित। संतुलित करेंगे तो यहाँ कितने ऑक्सीजन आ गई? 2 CO2, 2 कार्बन है ना यहाँ पर,
और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम इसको संतुलित कर दें अभिक्रिया को, तो यहाँ लिख देंगे 2C2H2, तो यहाँ हो जाएगा 4CO2, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2H2। अब ऑक्सीजन कितनी हो जाएंगी, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 5O2। संतुलित होगी समीकरण तभी हम कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब संतुलित समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ एसिटिलीन के कितने मोल हैं, 2 मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 5 मोल। क्योंकि हमें संबंध किस में पता लगाना है, एसिटिलीन का आयतन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का पता लगाना है। और इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 मोल एसिटिलीन से 5 मोल ऑक्सीजन क्रिया करता है। ठीक है, अगर इसको हम आयतन में कन्वर्ट करें तो 2 मोल का मतलब कितना आयतन हो गया एनटीपी पर, 1 मोल का आयतन कितना है 22.4, तो 2 मोल का मतलब हो गया 2 गुणा 22.4 लीटर। लेकिन यहाँ आयतन मिलीलीटर में है तो इसको भी हम मिलीलीटर में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मिलीलीटर में लिखें तो 22,400। ठीक है, तो 2 गुणा 22,400 मिलीलीटर हो गया ना एसिटिलीन का आयतन। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 5 गुणा 22,400 मिलीलीटर, यानी इतना एसिटिलीन का आयतन है, उससे ऑक्सीजन का इतना आयतन रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। दो गुणा 22,400 मिलीलीटर एसिटिलीन यानी C2H2 के लिए आवश्यक ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन कितना है, 5 गुणा 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, अब 1 ml अगर C2H2 है तो उसके लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, 5 गुणा 22,400 बटा 2 गुणा 22,400। ठीक, अब है कितनी एसिटिलीन, 200 ml। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कितनी है, 200 मिलीलीटर है। तो 200 मिलीलीटर एसिटिलीन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो गुणा कर देंगे, 5 गुणा 22,400 बटा 2 गुणा 22,400 गुणा कितना, 200। ठीक, तो 22,400 से 22,400 कट जाएंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और 100 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 500 ml। ठीक है ना, मतलब 500 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 200 ml एसिटिलीन का पूर्ण दहन करने के लिए। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये जो सभी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सरल है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, हमें ध्यान से वीडियो को देखना है और सभी न्यूमेरिकल्स को अपने हाथों से रजिस्टर में ध्यान से नोट करना है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से और समझ में भी आ जाएगा और बहुत सरल लगेगा। ठीक है बच्चों।